जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज हम बात करने जा रहे हैं सीटी 2024 का जो हमारा मॉडल पेपर है वो आज हमारे बीच पहुंच चुका है, आगे बढ़ते हुए 3 नंबर। टोटल हम इसके 15 मॉडल पेपर करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम टॉपिक वाइज मॉडल पेपर करेंगे। एक बार मिक्सअप चल रहा है, फिर टॉपिक वाइज आएंगे, ठीक है। फिर अपने स्पेशल 10+2 की क्लास लेकर आएंगे एक, और एक लेकर आएंगे स्नातक स्तर की क्लास। तो वो दोनों कंबाइन आपके साथ में चलती रहेगी ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार अपने वही विषय ले रहे हैं जो दोनों में कॉमन है। हाँ। सभी नए विद्यार्थियों को नमस्कार, प्रणाम। तो एक बार क्लास शेयर कर दीजिए ताकि सभी जुड़ जाए। और आज की क्लास में बहुत कुछ है खास, क्योंकि जो भी सीईटी की तैयारी कर रहा है और जो मेहनत कर रहा है उन लोगों के लिए रविवार का दिन होने वाला है खास। क्या है रविवार के दिन खास? चलो वो मैं आपको बता देता हूं। संडे स्पेशल फ्लैश सेल रखी जाएगी, जिसमें फर्स्ट 100 विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, और ये सिर्फ 6 घंटे के लिए रखी जाएगी। 6 घंटे कब से कब तक रखे जाएंगे? 10 बजे शुरू होगा तांडव, और उसके बाद आपके जुड़ने तक है, ठीक है। जो अभी भी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे तैयारी कर लो से जो कोर्सेज वगैरह ले रहे हैं, वो रुक जाना, कल और आज के दिन संडे का इंतजार करें। पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा कि हमीर महाकाव्य का रचनाकार कौन था? हम पढ़ते आए हैं, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तीरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। बिल्कुल। हाँ, तो आपका उत्तर आ गया नयन चंद्र सूरी। बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। मुहणोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था? मुहणोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल बांकीदास ने, कर्णीदान ने, मुंशी देवी प्रसाद ने, हरराज ने। एक प्रश्न आता है बांकीदासरी ख्यात, और एक प्रश्न आता है सूरज प्रकाश। क्या आता है? सूरज प्रकाश। देखो जयानक, इसमें आपको एक याद ये भी करना है, पृथ्वीराज विजय, ये भी बहुत बार पूछी गई है। प्रबंध चिंतामणि, तो यहां पर आपका उत्तर आया है ए। बहुत बढ़िया। जिनका ए उत्तर आया है वो गलत है। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग किस शासक का काल था? देखो मुहणोत नैन्सी जो जसवंत सिंह राठौड़ थे उनका दरबारी था। ओसवाल जैन जाति का था, जिसने नैनसिरी ख्यात लिखी है, मारवाड़ प्रगनारी विगत लिखी है, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं, ठीक है। अब देखो मेवाड़ की जब बात आती है तो आपको एक लाइन बोलनी है, तेज सिंह तेज था चित्र बनाने में। तेज सिंह तेज था चित्र बनाने में, तो तेज सिंह के समय क्या हुई? शुरुआत। और यहां पर एक ग्रंथ मिलता है मेवाड़ का सबसे प्राचीन, जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र तोरणी। अब पूछा स्वर्ण काल, अरे भाई तेज सिंह तो तेज था, तभी तो जगत में नाम कर गया। जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम। डी ऑप्शन जिन्होंने बताया है वो सही है। सुरेश लहुआ गलत, पढ़ रहे को नहीं? हाँ बिल्कुल, 1260 ईस्वी का। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो इसमें उत्तर भी लिखा है कि किसने लिखा था, यहीं से देख लो। कैसे? कमल चंद्र चित्रकार था, ठीक है। ये चित्रकार था, ताड़ के पत्तों पर बनाया गया था। वर्तमान में जो है जैसलमेर के संग्रहालय में रखा हुआ है। जगत सिंह प्रथम ने मेवाड़ में चित्रकला को विकसित करने के लिए एक संस्थान बनाई, जिसे बोलते थे चितेरारी ओवरी। किस शैली की नायिका को ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी व लाल फूंदना पहने हुए चित्रित किया गया है? बताइएगा। ज्योतिष से निकल, रोज नए नए कपड़े पहन के आते हो। उत्तर बताओ इसका क्या होगा? पी, मारवाड़।
देदाराम शाह, ठीक है। देखो एक प्रश्न आए, कोटा, रानियों को शिकार, या आपसे पूछे आखेट चित्र, आखेट चित्र, या फिर कोटा में एक व्यक्ति था जिसका नाम था डालू, डालू ने बनाया था रागमाला। कोटा में भीम सिंह जो कृष्ण भक्ति के प्रति प्रेम भाव रखते थे, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव भी था, ध्यान रखनो है, अटक कोटा के मायने नहीं है। हाँ, जैसलमेर तो मरुस्थल में है, तो राजस्थान में कोई भी दूसरी बाहरी चित्र शैली को प्रभाव जी पर नहीं पड़ी, बात जैसलमेर है, और यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है मुम्मल। बीकानेर में दो कला आती है, एक का नाम है उस्ता कला और एक का नाम है मथेरण कला, मथेरण कला। तो यहां पर मारवाड़ शैली जिसके अंदर आपको याद करना है, उजली जेठवा, रूपमती बाज बहादुर, ढोला मारू, सोनी महिवाल, वीर सिंह चंपावत का रागमाला सेठ का चित्र, अनु मल्होत्रा का गज सिंह का चित्र, बहुत सारे चित्र हैं जो आपको याद रखने हैं मारवाड़ के अंदर। नेक्स्ट, अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। यह दुर्ग है। इसके साथ ही याद रखना है कि राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दुर्ग माना जाता है वो कुंभलगढ़ नहीं माना जाता, चित्तौड़गढ़। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। व्हेल मछली की आकृति का है, और प्रश्न आता है, आपका उत्तर आ रहा है कुंभलगढ़ का दुर्ग, बहुत बढ़िया। भैंसरोडगढ़ ये ओदक दुर्ग है, ओदक दुर्ग जिसे जल दुर्ग कहते हैं, ये एरण दुर्ग है। चित्तौड़ धानवन दुर्ग की श्रेणी को छोड़ दो, बाकी सभी में आता है। चित्तौड़ मेसा के पठार पर बना है, मेसा का पठार। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया है, शक्तियों भक्ति की नगरी से प्रणाम करते हैं हम आपको। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में, याद रखना 26 अगस्त 1303, मार्च 1535 और 1567-68 वो चित्तौड़गढ़ के 3 साके आपको याद होने चाहिए। राजस्थान का पहला तिथि अंकित मंदिर शीतलेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है, जल्द जल्दी बताइएगा, शाबाश, कमेंट और तेज करो। वो कह रहे हैं 500 करो, जल्दी जल्दी शेयर करें। 500 को नहीं आ तो बहुत गलत बात है सारी है। आप लोगों ने कहा बहुत सारा काम, मैं सारा प्रश्न ले रही हूँ है, तो हम भी को नहीं, फिर भी थे पर डोगो नहीं रहे। रुको एक बार देखू मैं, मन अभी 700 आदमी चाहिए, जरा था अरे संडे का दिन, बहुत बढ़िया फायदा मिला, नहीं तो कौन मिला है। पहला तिथि मंदिर शीतलेश्वर महादेव कौन सा है, कहां पर है, झालावाड़। एक प्रश्न आता है, इसी को चंद्रमौली मंदिर भी कहते हैं, चंद्रमौली मंदिर। एक प्रश्न आए कि ये किस वर्ष का है, तो आपको बताना है 689 ईस्वी का। झालावाड़ में तो एक साहब रहते थे, साहब की एक लड़की थी गोमती, उस गोमती को एक चंद्र नाम का लड़का जो है वो भगा ले गया 689 किलोमीटर दूर 7 सहेलियों से। आपको याद रखना है, यहाँ पर डग में कोलवी की गुफाएं हैं, चांदखेड़ी का जैन मंदिर है, और एक मंदिर आता है पद्मनाभ मंदिर। इस पद्मनाभ मंदिर को ही आप लोग 7 सहेलियों का मंदिर कहते हैं। 7 सहेलियां खड़ी खड़ी, कोई गीत आता ना, 7 सहेलियों का मंदिर। अरे क्लास ले लो फिर, मजे ही मजे, ठीक है ना, ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। पद्मनाभ मंदिर 7 सहेलियों का मंदिर है। इसे कर्नल टोड ने 4 भुजा मंदिर कहा है। कर्नल टोड इसे कैसा कहते हैं, 4 भुजा मंदिर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रणकपुर के जैन मंदिर कहां पर है, रणकपुर के जैन मंदिर जो है मथाई नदी के किनारे है, शिल्पी उनका देपाक है। थोड़ा और तेज बताइएगा, शाबाश, आपके जवाब। हाँ, पूजा जी के ट्रिक ए बिल्कुल, एक बार नौकरी मिल जाए फिर मजे ही मजे, मेरी बन जा बावड़ी फिर। हाँ,
हाँ 800 करता है, समोसा पक्का है। चलो आज देखते हैं, ठीक है। रणकपुर के जैन मंदिर, चैलेंज स्टूडेंट विद मी, है ना। चलो देखते हैं जैन मंदिर कहाँ है, माउंट आबू में है। नहीं सर गलत, पाली में है। नहीं सर जालोर में है। अरे भाई यार, रणकपुर जब भी आओगो उत्तर डी होएगो। माउंट आबू में विमल वसई लूण वसई मंदिर है। एग्जाम में पूछा गया, विमल वसई लूण वसई। और आपसे कभी पूछा जाए जालोर में बेहतर जिनालय, बेहतर जिनालय जैन मंदिर है, बहुत ही फेमस और बड़ा मंदिर है भीनमाल के अंदर। मैं गयो नहीं, मैं देख रहा हो। हाँ थे भी जाओ ना, देख रहा जो फोटो भेज दीजो, ठीक है। ये हो गया पाली। अब रणकपुर के जैन मंदिरों को रणकपुर के जैन मंदिरों के अलावा क्या कहते हैं। आपसे कभी पूछा जाए चौमुखा जैन मंदिर कौन से हैं, चौमुखा जैन मंदिर 1444, खंबों का घर, ये पूछा गया था पिछली बार। तो ये भी इसी के नाम है, रणकपुर का ही नाम है। रणकपुर के जैन मंदिर धर्नकशा द्वारा जो है, सेठ थे धर्नकशा, उनके द्वारा बनाए गए थे, आदिनाथ को समर्पित है। ये आपको याद रखना है। राजस्थान में जैसे आपसे पूछा जाए सोनी जी की नसियां अजमेर में, वो भी आदिनाथ को समर्पित है। आपसे पूछा जाए माउंट आबू के अंदर जो बना हुआ है विमल शाह जैन मंदिर, वो भी आदिनाथ को समर्पित है। रणकपुर के जैन मंदिर वो भी आदिनाथ को समर्पित है। चित्तौड़गढ़ में बनाया गया कीर्ति स्तंभ वो भी आदिनाथ को समर्पित है। ऊंटों के देवता के रूप में कौन विख्यात है, बहुत सारा प्रश्न हो सकता है कि ये प्रश्न तो सर इतना आसान है, ये दोबारा क्यों आ रहा है। थार खातर आसान है, जो नया टाबर है बा खातर तो मुश्किल है नहीं, है ना। तो ये ध्यान रखो, दोनों चीज आपके लिए जो मुश्किल है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है तेजाजी, मैंने हमेशा ये कहा है कि ये एक लाइन लिखो पर्वत सर और तेजाजी पूरा इसी लाइन में याद कर लो। पनेर ससुराल था, पेमल दे पत्नी का नाम था। बोलो तेजाजी महाराज की जय हो। से बहन का नाम राजलबाई। वैसे जिस सांप ने डसा वासक नाग। तेजा चौक कहां पर है, ब्यावर में है। आपसे पूछा जाए तैसे ताहड़जी जाट पिता थे, सांप ने डसा सेंद्रिया में, मंदिर बना है सुरसुरा में, राजकुंवरी माता का नाम भी है, पर्वत सर के अंदर उनका मेला भरता है, ठीक है। बांसी दुगारी बैसे पढ़ते हैं, दुगारी तेजा जी की कर्मस्थली भी मानी जाती है, बिल्कुल। हाँ बाबूजी महाराज की जय। सुरेंद्र जी के बोलो, बोलो बाबूजी महाराज की जय। बाबूजी जो है कुलमदे इनकी पत्नी थी। थाली नृत्य इनके मंदिर में किया जाता है। बाबूजी का जो मंदिर है वो कहां पर है, कोल्लू गांव में है। और आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि कोल्लू वर्तमान में एक राजस्थान का शुष्क प्रदेश, शुष्क जिला जिसे कहते हैं, फलोदी में आता है। जीर्ण माता किस वंश की कुल देवी मानी जाती है, जीर्ण माता जिसे भंवरा माता के नाम से भी जाना जाता है। आपसे राठौड़ों की देवी पूछी जाए तो आपका उत्तर होगा नागनेची। क्या होगा, नागनेची। सिसोदिया का पूछा जाए तो उत्तर होगा बाण माता। बाण माता। भाटियों की पूछी जाए तो स्वांग्या माता। तो आपके पास उत्तर हो गया चौहान। इन्हें क्या कहते हैं, भंवरा माता भी कहा जाता है। जीर्ण माता को 2.5 प्याले शराब जो है इनके मंदिर में चढ़ती है। आपसे पूछा जा सकता है एक अन्य नाम, इसे मधुमक्खियों वाली देवी कहते हैं। क्या कहते हैं, मधुमक्खियों वाली देवी। मधुमक्खियों वाली देवी के नाम से विख्यात अगर कोई देवी है तो हमारा राजस्थान में जीर्ण माता है। जीर्ण भवानी जो इनका गीत है, सबसे लंबा गीत माना जाता है। ये अपने भाई हर्ष से नाराज होकर चली आई थी। इनका जन्म जो है चूरू के घांगू गांव में हुआ था। पिता का नाम धनराय चौहान था। माता जीर्ण को बचपन में जीवन भी कहा जाता है। ये सारे प्रश्न आपको याद रखने। सबसे लंबा लोकगीत जीर्ण माता का है। देवियों में और देवताओं में जो है वो माना जाता है रामदेव जी का। शाबाश मिस्टर अमन जाजोरिया, रीट की क्लासेस कब ला रहे हो। रीट की क्लासेस भाई जल्दी लेकर आ रहा हूं, सोमवार को ड्यूटी जाऊंगा, उसके बाद आने के बाद। हम्म। 7वां रोप भी लग रहा है क्या।
बहुत बढ़िया भाई। हाँ, जल्दी जल्दी बताओ दादू जी। बिल्कुल। अब देखो दादू जी को याद करने के लिए अच्छा सा तरीका है, 1544, 1574, 1585, 1603। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। बोलो, 1544, 1574, 1585, 1603। दादू जी का नाम आते ही चार बातें हमेशा आपको याद आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूं। 1544 है, 1544 के बाद में आपसे पूछा जा सकता है 1574 है, फिर उसके बाद 1585 है, और उसके बाद आपसे पूछे तो आप बताओगे 1603। अब मैं थाने एक बात बताऊं, जन्म हुआ, दादू पंथ की नींव रखी, अकबर से मुलाकात हुई, नरेना में मृत्यु हुई। कितना आसान है। दादू पंथ के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, सत्यराम। पहले मुझे भी रोज सत्यराम सुनने को मिलता था, आजकल तो कौन सुनने मिले। चरणदासी संप्रदाय 42 नियम, जसनाती संप्रदाय 36 नियम। सीटी में पिछली बार जसनाती संप्रदाय का प्रश्न आया, अग्नि नृत्य, कतरिया सर, वो बार बार पूछा गया, तो वो इन्हीं का है। अग्नि नृत्य जो है ना, जसनाती संप्रदाय का है। और कहां पर है, कतरिया सर बीकानेर में पड़ता है। ये जमीन जो है वो सिकंदर लोधी ने दी थी। मैं एक बार जो बोल रहा हूं उसको एक बार गौर कीजिएगा, बोलिएगा, सिकंदर लोधी वो सिकंदर लोधी था जिसने शहर आगरा बसाया। सिकंदर लोधी वो सिकंदर लोधी था जिसने 500 बीघा जमीन दान की। सिकंदर लोधी वो सिकंदर लोधी था जो जाम्बोजी से प्रभावित हुआ और गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट पर्सन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा कि राजस्थान में किस महाराजा के दरबार में 22 कवि हुआ करते थे। किस राजा के दरबार में 22 ज्योतिषी हुआ करते थे। किस राजा के दरबार में 22 संगीतज्ञ हुआ करते थे। 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी। इसे हम गुनिजन खाना भी कहते थे, गुनिजन खाना भी कहते थे। और राजा जो है, यहां पर आपको सारे प्रश्न अभी जयपुर रियासत के मिलेंगे, ध्यान में रखना। ठीक है, राजा यहां पर आपका उत्तर आ रहा है महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह से अच्छा प्रश्न आता है, जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल। जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल जो है वो आपको याद रखना है। जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल भी महाराजा प्रताप सिंह का था। और थान बतायो है मेरो, यहाँ खड़ा हो जाया करो, सारी चीजें याद हो जाएगी। हवा महल, हवा महल का लास्ट अक्षर ल है, ल नहीं लालचंद उस्ता है। उस्ता कलाकारों को हम जानते हैं कि वह ऊंट की खाल पर जो है सुनहरा चित्रांकन किया जाता है, उसको उस्ता कला कहा जाता है। उस्ता कलाकारों के द्वारा ही हवा महल का निर्माण करवाया गया, जो श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। 5 मंजिला इमारत जिसे आप कह सकते हो, बिना किसी नींव के राजस्थान में या तो हवा महल बना है या फिर झालावाड़ का वो गागरोन का किला जो सीधा एक चट्टान पर बना हुआ है और बिना चूने पत्थर के प्रयोग के जैसलमेर का किला बना हुआ है। ठीक है, लालचंद उस्ता एर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। काबुल बंगाल बिहार के सूबेदार के रूप में कार्य किया था। जल्दी से बताइएगा, शाबाश। हाँ, 1799 में बनाया था, 5 मंजिला इमारत, बिल्कुल। भी मान सिंह, सही उत्तर आ रहे हो सबको, तो बिल्कुल थारो सही जवाब है। इसको भी याद करने का आसान तरीका मैंने बताया हुआ है। राजा मान सिंह आप सभी का नाम है। आप सभी का नाम क्या है, मान सिंह। था न, याद रखना है कि आपको कितने मनसब मिला, 7000 का मनसब मिला। ठीक है, राजपूतों में सबसे ज्यादा मनसब था। ब्लू पोट्री कला, मीनाकारी कला, वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर, या फिर आमेर के जो महलों का निर्माण है वो भी आप ही ने करवाया है। शीला देवी का मंदिर आपने बनवाया है। थारी लुगाई ही कनकावती, उन्होंने जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया। ऐसे याद कर लो, सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। और खास बात, राजा मानसिंह के 1500 रानियां थी डॉक्टर लीचमैन और जहांगीर के अनुसार। तो थार नाम की है मानसिंह। ठीक, आगे चलो। कछवा राजवंश की पहली राजधानी थी कछवा, जो कुशवा से जो बने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पहली राजधानी क्या थी। आपसे कभी पूछा जाए कि जयपुर शहर किसने बसाया था, तो जयपुर शहर जो है वो सवाई जयसिंह ने बसाया था। और विद्याधर भट्टाचार्य एक बंगाली ब्राह्मण था। सवाई जयसिंह जो है उन्होंने 18 नवंबर 1727 को
जयपुर शहर बसाया था। जयपुर, जयपुर जो है आज राजस्थान की राजधानी है, थाने याद रखना है। हाँ, शाबाश, ओके। प्रथम राजधानी दौसा, बिल्कुल सभी का सही है। एक प्रश्न आता है, जहां तक मुझे याद है, कि दौसा का जो किला है वो देवगिरी पहाड़ी पर है। और यहां पर एक प्रश्न है, याद भूल रही हूं मैं, क्या भूल रहा हूं, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है फिर भूल रहा हूं मैं। दौसा का किला जो है वो देवगिरी पहाड़ी पर है। इसमें कुआं है एक, देवरानी जेठानी का कुआं है, पता नहीं क्या है। हाँ, ये तो मैं बता देता हूँ, सूरजमल भोमिया, सूरजमल भोमिया जी का मंदिर दौसा के दुर्ग में है। नाहर सिंह जी भोमिया का मंदिर आपने नारगढ़ किला में है। ठीक है, तो ये दौसा हो जाएगा, यहाँ याद रख लेना। बारह कोटड़ी, पटवार एग्जाम 2011 में पूछा गया था, बारह कोटड़ी, वो जो है वो आपको याद रखनी है। बारह कोटड़ी जो है वो, अरे पृथ्वीराज कछुआ ने जो अपने पुत्रों को रियासतें बांटी, उसे कहा जाता है। जेठानी देवरानी का कुआ, पी नोकवाल, बिल्कुल याद रखना। चांद बावड़ी आभानेरी में है। अरे मैं दौसा का किला की बात कर रही हूँ, यहाँ तो मैं पूरा 200 बता दूं था। हाँ ठीक है, लवान दौसा की दरिया प्रसिद्ध है, मन याद है थान बताऊं मैं एक बात। वहां पर ना नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर भी है। झाजी रामपुरा के अंदर जो है झरना भी बना हुआ है। दौसा के अंदर टीकाराम पालीवाल जी को नाम भी याद रखना पड़े है। ते सब बातें भूल दो और पढ़ो। हाँ, तुंगा का युद्ध दौसा में हुआ था। अब वो जो है बस्सी के पास में पड़ता है। गुड, बहुत बढ़िया। सी, मिर्जा राजा, सी, सबका सी आ रहा है तो इसका मतलब सही है। नहीं पराग, नहीं मधुप, नहीं विकास ही काल, अली कली स्यू बंध्यो आगे कौन हवाल। कांधार अभियान जो था, इस अभियान पर जाते समय जयसिंह को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था। आपको ध्यान रखना है। राजा जी का कुआं दौसा की देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। अच्छा, राजा जी को कुआं है, चलो ठीक। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि, पुरंदर का मतलब होता है वैसे तो इंद्र होता है। पुरंदर जो है वैदिक काल में इंद्र देवता को भी कहा गया है। पुरंदर जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, कि आपसे पूछा जा सकता है कि दुर्गों का जो विनाशक होता है उसे भी कहा गया है। पुरंदर का किला जो है वो महाराष्ट्र में था। औरंगजेब जो है वह शिवाजी से डर गया था। अब औरंगजेब डर गया तो वो फिर गया कहाँ, हमारे राजाओं के पास। और जो जयसिंह थे उनको कहा, भाई मिर्जा राजा जयसिंह कैसे भी कैसे करके शिवाजी को आप मना के लाओ। तब मिर्जा राजा जयसिंह जो है वो कहते हैं कि हम तो उनको एक वृत्त की भांति बांध लेंगे। आपको याद रखना है, मिर्जा राजा जयसिंह जिनका पालन पोषण माधोराजपुरा दुर्ग दुद्दू में हुआ था। इनकी माता दमयंती ने इनका पालन पोषण उसी प्रकार किया है जैसे शिवाजी की माता जीजीबाई ने उनका पालन पोषण किया था। औरंगजेब ने भेजा था। औरंगजेब को जो है आलमगीर कहा जाता है, आलमगीर कहा जाता है। जो अरे कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए अभियान चलाया था, यह आपको याद रखना है। नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था जयपुर में। मैं ये कहता हूं कि जयपुर में जो भी चीजें आप देखते हो ना, वो सारी एक ही आदमी ने बनाई है। अब क्या क्या देखते हो आप लोगों ने कभी देखा है क्या? मैं तो हवा महल देखे हो। हाँ, वो के सवाई जयसिंह बनाए हो के? अरे ना, मेरी बात तो सुनो। थे हवा महल सवाई जयसिंह नहीं बनाता। हवा महल के पीछे जो सिटी पैलेस है वो सवाई जयसिंह बनाता है। उसके पास में बना गोविंद देव जी का मंदिर सवाई जयसिंह बनाता है। उसके पास में बना हुआ जंतर मंतर सवाई जयसिंह बनाता है। और ये पूरा जयपुर शहर सवाई जयसिंह बसाता है। वो सिसोदिया रानी लेकर आया तो उसके नाम का महल बना दिया। उसने अश्वमेध यज्ञ करवा दिया। उसने जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया तो सूरत से जरी का कार्य लेकर आया। सूरत से किसका कार्य लेकर आया? जरी का कार्य लेकर आया। हुडा सम्मेलन उसी ने बुलवाया था। हुडा सम्मेलन उसी ने बनवाया था। कल्की जी का मंदिर उसी ने बनवाया था। तो याद रख लीजिए, ये सारी बातें आपको याद रह जाएगी। सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। मराठों का प्रवेश रोकने के लिए 1734 ईस्वी के अंदर और 17 जुलाई 1734 को यहां पर जो है हुडा सम्मेलन भी इनके द्वारा बुलाया गया, जो भीलवाड़ा जिले में हुडा स्थान पड़ता है। वो सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने ईसर लाट का निर्माण करवाया? ईसर लाट जिसे आप कहते हैं सरगासुली, ये जयपुर की कुतुब मीनार के नाम से भी जानी जाती है। हाँ, विजय का स्मारक कहा जाता है। अरे भाई, ईश्वरी सिंह जो हो वो
अरे अपने 7 दुश्मनों को हराता है और 7 दुश्मनों को हराने के बाद विजय प्राप्त करता है, इसलिए उन्होंने ये बनवाई थी। त्रिपोलिया बाजार में बनी हुई है। राजमहल का युद्ध हुआ था। इस राजमहल के युद्ध में जीतने के बाद आपसे कोई बिथारो ब्याहो सी ना थे के कसो मैं तोरण मारांगा जी। तोरण किसका प्रतीक होता है? शक्ति का। तोरण बनते कहाँ है? त्रिपोलिया बाजार में। सरगासुली कहाँ है? त्रिपोलिया बाजार में। त्रिपोलिया बाजार कहाँ है? जयपुर में। छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, जाओ कभी भीड़ के अंदर घूम के आओ, पता चलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पर्सन मैं आपको बता देता हूं, इधर गया ईश्वरी सिंह। इसे एक नाम दिया गया है जागृत देव, एक नाम दिया गया है भौमिया देव। ये आपको याद करना है, जागृत देव, भौमिया देव आपको याद करना है। राजमहल का युद्ध जो है वो हुआ था। इसकी छतरी जो है ईश्वरी सिंह की, एकमात्र व्यक्ति है जिसकी छतरी सबसे अलग बनी हुई है, वो है सिटी पैलेस में। अब ये पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं मिर्जा राजा मान सिंह की छतरी भी हाडीपुरा गांव आमेर में बनी हुई है। बाकी जयपुर के सभी राजाओं की छतरियां गेटोर जो नाहरगढ़ की तलहटी में है, वहां उनका निजी शमशान घाट है। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है, शाबाश बताइएगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एसआई परीक्षा में पूछा गया। ये हुआ किसके मध्य? तो जेंटलमैन यानी 2 जेंटलमैन होने चाहिए। एक का नाम तो क्या है? हीरालाल शास्त्री, सोर राजस्थान का पहला मुख्य मनोनीत मुख्यमंत्री तो यही। अच्छा, हीरालाल शास्त्री, इनका जन्म जोबनेर में हुआ क्या? और जोबनेर में ज्वाला माता याद है थान? थान याद है कि जोबनेर में फूल पत्ती वाली साड़ी भी प्रसिद्ध है। हाँ, हीरालाल शास्त्री के साथ में कौन मिल गए? मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल ये कौन थे? मिर्जा इस्माइल सर, इनका नाम बहुत सुना है। अरे भाया, जयपुर में एक MI रोड है, MI रोड, ये इन्हीं के नाम पर तो बनी है। M माने मिर्जा, I माने इस्माइल, तो मिर्जा इस्माइल रोड जो है इन्हीं के नाम पर बनी है। अब क्या हुआ था, जयपुर रियासत जो थी इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अब भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने वाली रियासत जयपुर है। गुरुजी एक बात बताऊं था, मैं जैसलमेर ने भी भाग नहीं लिया। अरे कितने होशियार बच्चे आप, सच में आपने तो सही बता दिया। अब क्या जयपुर रियासत भाग नहीं लेती? अब यहां प्रश्न जो आया वो था आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा बनाया गया, ठीक है। आजाद मोर्चा जो है वो बनाया किसने? बाबा हरीशचंद्र ने। और इस आजाद मोर्चे ने भाग लिया था, ठीक है। ये कहानी बहुत बड़ी है प्रजामंडल की, तब आपको समझ में आएगी। झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? मुझे गुमान है शिक्षा का, गुमान शाही शिक्षा नगरी कोटा। अरे वाह, गुमान शाही तो कोटा का है, कितना जल्दी याद हो जाएगा। अब देखो कई प्रश्न आते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मिनेंडर राजा का सिक्का कोई पूछे तो आपका उत्तर होगा पेरा। अपोलो शासक के सिक्के पूछे तो आपका उत्तर होगा ऐसे अपोलो ऐसे आहड़। आपसे पूछे सिक्कों का अध्ययन तो थे बताओगा मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स, ये आपको याद रखना है। तो झाड़शाही सिक्का सबसे ज्यादा भी आपको याद आ जाए तो वो है जयपुर। कोटा में गुमान शाही, मेवाड़ में राजा थे स्वरूप सिंह, स्वरूप शाही, जोधपुर के अंदर विजय शाही, छोटे व्यक्ति को तमाचा मार देते हैं, तमचा शाही धौलपुर, तमचा शाही धौलपुर। सिक्कों का ढेर, गुप्तकालीन सिक्कों का जो ढेर है वो मिला है हमें रेड सभ्यता, जिसे भारत का प्राचीनतम टाटा नगर कहा जाता था। रेड सभ्यता हमारे टोंक में है। टोंक मुसलमान जो है नवाब जो थे उनकी नगरी है, नवाबों की नगरी से कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जैसलमेर के अंदर कौन से सिक्के थे, तो ये भी लगे हाथ लिख दीजिएगा। जैसलमेर में अक्खे शाही थे। सिक्के जो है इन्हीं से प्राचीन इतिहास को जानने की जानकारी हमें मिलती है, याद हो जाएगा,
ठीक है। राजस्थान में, अच्छा उत्तर नहीं बताएगा, जयपुर बता दिया। राजस्थान में जो है प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। चमड़े का सिक्का जो है निजाम भिस्ती नामक व्यक्ति था जिसने हुमायूं की जान बचाई, उसने चलाए थे। सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए हैं। आपसे पूछा जाए चांदी के सिक्के तो गुप्त शासकों ने चलाए हैं। शीशे के सिक्के तो सातवाहन शासकों ने चलाए हैं। जल्दी बताइएगा। हाँ, गुड, वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। 200 साथी, अभी भी कम है थोड़ा सा, और जल्दी जल्दी बताइएगा। अरे ये बीच में कौन है, कनाडा ममता चौधरी, क्या बता रही हो? हाँ, राजेश मीणा, मीरा भार्गव, दीपक मेघवाल, देदाराम स्याग, राजा तू सोना है मिट्टी है। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आ रहा है। अच्छा कनाडा थे बता रहे हो, सॉरी 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 शक्तिमान। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है। मैं प्रश्न कौन देखे हो? हाँ, कनाडा, बिल्कुल। 200 की बात, 800 की बात हो रही है। हाँ, नरुल, बिल्कुल। 30 सबका सही है ना? मैं पहले भूल गया था क्या क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। चलो अब एक प्रश्न आता है, काला डेरा झील किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। पुष्कर जो है इसको काला डेरा झील यानी ज्वालामुखी निर्मित बोल दीजिए। अब एक प्रश्न आ जाता है आप लोगों से कि पुष्कर जो है इसे क्या कहते हैं? कोंकण तीर्थ, किताब में पढ़ते हैं, सीधा सीधा प्रश्न आता है कोंकण तीर्थ। या आपने कभी मम्मी से पूछा हो, मम्मी ने बताया हो हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ। मेरी मैडम आई थी यहाँ पर, मेरी मैडम, मेरी, अरे मेरी मैडम वो मतलब तो समझ रहे हो, मैडम मेरी आई थी यहाँ पर, ठीक है, वो याद रखना आपको। अब है, कुछ कहते हैं कि वर्मा जी ने यहाँ पर एक फूल फेंका था, तब जाकर इस झील का निर्माण हो गया। ठीक है, ये जो कनाडा से सहयोग चल रहा है 1997 से चल रहा है, जब आप याद करेंगे, अरे करौली को जिला बनाया गया था, ठीक है, तब से। अब एक बात और मैं बताऊं, पुष्कर जो है इसे बोलते हैं तीर्थों का मामा। झील को नहीं बोलते तीर्थों का मामा, बोलते हैं पुष्कर को। अभी एग्जाम में पूछा गया था बीएसटीसी वाले में, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो ब्रह्मा जी के साथ में उनकी पत्नी गायत्री जी का मंदिर है, पत्नी सावित्री जी का भी मंदिर है। पहली पत्नी कौन सी है, कमेंट करके बताओ जरा, आपको मालूम है क्या? राजस्थान की पवित्र झील है, राजस्थान की पवित्र झील जो है उसके बारे में आपको बताना है कौन सी है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये सीली सीली औंधी है हवा, जिथे कोई रोंदा होएगा, अलवर में छुपा है लवर, और वहां पर किनारे पर बैठे बैठे सीली सीली हवा आती है। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। सिरोही के अंदर है नक्की झील, सिरोही में है नक्की झील। फतेह सागर है उदयपुर में, पिछोला, फतेह सागर, उदयपुर की प्रमुख झीलें हैं। तो उत्तर हो गया पवित्र, तो पुष्कर है। यहाँ पर 52 घाट है, 52 घाट है। यहाँ पर जो है गो घाट भी है, मैडम मेरी 1911 में आई थी, मैडम मेरी जनाना घाट है। गांधी जी का घाट भी उसे कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना जो है इसी झील के किनारे की गई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऊपर नीचे किया है भाई। राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस शासक ने की थी? राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस शासक ने की थी? महाराजा राम सिंह द्वितीय, विनय सिंह, ईश्वरी सिंह, मान सिंह। अरे भाई देखो, आपसे पूछे राम बाग पैलेस, रामगढ़ बांध, राम निवास बाग, राम प्रकाश थिएटर। प्रथम उत्तर भारत का फारसी रंगमंच था ये, ठीक है।
तो यहां पर आपके पास में राम आ रहा है, तो फिर महाराजा राम सिंह द्वितीय है। महाराजा राम सिंह द्वितीय जो कम उम्र में ही राजा बने थे और इनका शासन जो है वो लुडलो ने संभाला था। इनसे बेहतरीन प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से आएगा वो हमेशा ये रहा है, मदरसा ए हुनरी। ग्राम विकास अधिकारी में भी पूछा गया महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स। वर्तमान में इसे ही कहते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट संस्थान, अभी कहते हैं इसको। अगर मैं एक शब्द बोलूं तो इससे ये पूरा राजा याद हो जाता है, पर मैं नहीं बोलूंगा अभी। हाँ अभी कौन बोलूं मैं, थे भाई मेरी बात थे मानो को नहीं, मैंने आपको पहले दिन भी एक दिन क्लास बीच में नहीं ली थी ना। हाँ थे पढ़ोगा बढ़िया तरीका तो ही पढ़ाशू। देखो इसमें क्या याद रखना है, महाराजा राम सिंह द्वितीय अंग्रेजों का लाडला, 1857 की क्रांति में साथ दिया। ये भी एग्जाम में पूछा गया, अंग्रेजों का साथ। अरे राम सिंह के समय आया अल्बर्ट, अल्बर्ट प्रिंस ऑफ वेस्ट अल्बर्ट, तो अल्बर्ट हॉल का निर्माण शुरू करवाया था। अल्बर्ट हॉल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल है। इसी के समय आपको याद रखना है कि ये जनता से मिलने के लिए ऊंट पर बैठकर जाया करता था, नकली दाढ़ी लगाकर उनसे पूछ कर आता था। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर बनी हुई झील कौन सी है, जहां टोड रोक नन रोक स्थित है? अरे भाई कोलायत याद हो जाएगा आपको। देखो नक्की झील जिसे कहा जाता है क्रेटर झील, क्या कहा जाता है? क्रेटर झील कहा जाता है। यह ग्रासियों की पवित्र झील है, आपको जानते हैं ऊंचाई पर बनी है। ठंड के अंदर जो है यहाँ पर ये जम भी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नन रोक टोड रोक, अब इसके लिए कहा जाता है महिला का घूंघट। मन तो कौन दिखा खटे, महिला का घूंघट मेंढक के समान, महिला का घूंघट झूठे झूठे बुलावा अपन तो। हाँ मेंढक के मेंढक के समान कौन याद करे रहा मैंने है, ठीक आगे थे याद कर रहे होगे। अब यहाँ पर है ना पेरोट रोक भी है, नंदी रोक भी है, रघुनाथ जी का मंदिर भी है। ठीक है, अन्य आपसे पूछा जाए पेरोट रोक, नंदी रोक, रघुनाथ जी का मंदिर है, सनसेट पॉइंट है, हाथी गुफा भी है, ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। ये सनसेट पॉइंट तो दिखाया था उन्होंने, और हाथी गुफा, बाकी वही पतो नहीं बट तो नहीं। हाँ बे अलग ही अलग चीज दिखाया मन तो। ग्रासियों की पवित्र झील, ग्रासियों की पवित्र झील। लव मैरिज कौन करते हैं? ग्रासिया। बूंदी में स्थित झील जिसका निर्माण राजा उमेद सिंह ने करवाया था। यहां से एक प्रश्न आता है बूंदी से, ये फिक्स कर लो आप क्या आता है। देखो बूंदी में एक तो आपसे आता है जेत सागर झील पूछी जाती है, कनक सागर झील पूछी जाती है, नवल सागर आपसे बूंदी में पूछा जाता है। तो आपका यहाँ उत्तर क्या आता है जल्दी से बताइएगा। कोलायत बीकानेर में है, फाय सागर अजमेर में है, सिलीसेट झील जो है वो अलवर के अंदर अभी पढ़ कर ही गए थे। कोलायत में यहाँ मेला भरता है, ये पूछा जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो यहां पर आपसे सिर्फ जब ऑप्शन ही ऐसा आ गया तो आपका उत्तर सही हो गया। नवलखा झील कहाँ है? बूंदी में है। बूंदी कितने रुपए किलो है? 84 रुपए किलो है। थान पतवा बात। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि थे। मरुस्थल का सुंदर व शुष्क उद्यान कहा जाता है। कोलायत झील को क्या कहा जाता है? मरुस्थल का सुंदर व शुष्क उद्यान। अब आपसे पूछा जाए यहां पर चारण स्नान नहीं करते, चारण स्नान नहीं करते, ठीक है, कोलायत झील कपिल मुनि का मेला भरता है यहां पर। और ये किसके प्रणेता है? सांख्य दर्शन के। यहां पर याद करना, नवलखा झील आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा बूंदी में मैंने आपको क्या बताया? जेत सागर,
नवल सागर, तुगारी झील, ठीक है, रानी जी की बावड़ी, ये तो फेमस ही है, ठीक है, 84 खंभों की छतरी, क्योंकि एग्जाम में आता है, ये तारागढ़ दुर्ग पूछा गया था, अकबर सिंह ने बनवाया था, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कोलायत झील में दीपदान की परंपरा भी है, दीपदान की परंपरा भी है। नेक्स्ट, किस झील में आयड़ नदी गिरती है और बेड़च नदी के नाम से निकलती है? कौन सी झील है जहां पर आयड़ नदी गिरती है और बेड़च नदी के नाम से निकलती है? जल्दी से बताइएगा, शाबाश। हम्म। बस थार जोश बहुत दिख रहे हो मन। हाँ, आयड़ नदी बेड़च के नाम से निकलती है। उदय सागर झील, अब यहां से आगे निकलेगी तो वाक्य बन जाएगी बेड़च नदी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर? उदय सागर जिन्होंने बताया है वो सही है। और बेड़च जो है आपको पता ही है कि गंभीरी प्लस बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ का किला बना है। यानी आगे यहाँ पर मैं ये कहूं कि इसमें गंभीरी और मिला देते हैं, गंभीरी, तो यहाँ पर जो किला बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? चित्तौड़ दुर्ग बन जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। बालसमंद जोधपुर। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? पन्नालाल शाह का तालाब, गढ़सीसर तालाब, बालसमंद जोधपुर, नवल सागर कोटा, आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। हाँ, क्लास अटक अटक के चले। डी, बिल्कुल नवल सागर कोटा, ठीक है। बालसमंद जोधपुर ग्रामीण कह सकते हैं आप। खेतड़ी अभी वर्तमान में नीम का थाना में है, नीम का थाना, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? वन विभाग के आपको अनुसार बताने वर्तमान में। हम्म, वन्य जीव अभ्यारण्य, क्योंकि यहां से भी एक प्रश्न पक्का आता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में बनाया गया। पटवार की फीस सर 15,500 ज्यादा है, कम कर दे, कोई बात नहीं, कर देंगे बस, ठीक है। मैं तरीका बता दूंगा, आके मेरे से मिल लिया करो एडमिशन लेने से पहले, ओके। हाँ, बिल्कुल, सभी का उत्तर सही है, 27। तो 33 तो क्या है? आखेट निषेध क्षेत्र। और एक वो आता है ना कंजर्वेशन रिजर्व, वो कितने? जल्दी बताओ। राष्ट्रीय उद्यान कितने? 3। टाइगर प्रोजेक्ट कितने में चल रहे हैं? 5 में चल रहे हैं। आपसे ये भी याद रखना, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान तो आपने 3 है, टाइगर प्रोजेक्ट 5, जैविक उद्यान क्या, कंजर्वेशन रिजर्व 27। हाँ, जंतु वाले 5, बिल्कुल, जंतु वाले कितना है? 5। मृग वन जो है वे कितना है? 7। अरे भाई, आपने याद रखना, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 27 बताया है, ठीक है, मन में भी ध्यान है, आप इस पर ध्यान दो। हम्म, और 26 जो है वो किसके अनुसार है? वन विभाग की रिपोर्ट के
अनुसार। अब ये दोनों है, ठीक थे 26 बता रहा हो वो भी सही है, लेकिन अभी जो आर्थिक समीक्षा आई बी के अनुसार आप अनुमानांगा। अब एक प्रश्न आवे कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, और एक आता है टाइगर मैन। टाइगर मैन जो है उसका नाम है कैलाश सांखला। क्या नाम है? कैलाश सांखला, आपन याद करनो है। निम्नलिखित में राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं बताइएगा। मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, नेशनल चंबल सेंचुरी, रणथंभौर। तो थाने यादो सी मैं अभी बता गया हूं, राजस्थान में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। एक केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जिसको बोलते हैं, भरतपुर में है। यहाँ पर साइबेरियन पक्षी जो है सबसे ज्यादा आते हैं। मुकुंदरा हिल्स जो है हमारा वो कोटा में भी है, वो चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है। और आपको याद रखना है मुकुंदरा अभ्यारण्य जो है, या इसको दर्रा अभ्यारण्य के नाम से आप जो जानते हैं, यहाँ पर मुकुंदरा पहाड़ी पर ही जो है अबला मिणी का महल बना हुआ है। अबला मिणी जो है उसे क्या कहा जाता है? हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है अबला मिणी के महल को। 1 2 3 सही है, ये वाला गलत है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कभी पूछा जाए तो वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो आपको याद रखना है, 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 3162 वर्ग किलोमीटर में आपको 2 जिले याद रखने हैं, एक का नाम जैसलमेर है, एक का नाम बाड़मेर है। जैसलमेर जो है वहां पर बाड़मेर के अंदर भी फैला है, जैसलमेर में 1900 है तो बाड़मेर में 1262 है। 3162 से याद रखना मालदेव का शासनकाल 1531 से 62 था, यह आपको याद रखना है। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? अरे बताओ 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 जल्दी से। उत्तर बताओ जल्दी से। भी है। अरे राष्ट्रीय मरु उद्यान तो बेटिया बापू अभ्यारण्य है, अभी बता कर गया हूं मैं, अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, सबसे छोटा केवला देव है, सबसे छोटा जो है वो केवला देव है। सबसे बड़ी बाघ परियोजना रणथंभौर में है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है मुकुंदरा हिल्स है। वो कमेंट बंद होकर दिखाई। हम्म, शाबाश। जी अब बताया हो। प्रसन्न ध्यान से देखो तो सही, आंख मीच के उत्तर दे रहा हो, धूल में लट मत मारो यहाँ। हाँ, बहुत कुटूंगा। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सारे एक एक ये कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को लिया है ताकि आप इनमें कहीं पर भी परेशानी ना हो। ये अभी आया था एग्जाम में, राजस्थान पुलिस के अंदर इसके लिए रिट लगाते घूम रहे थे, अपने ध्यान रखना। राजस्थान का रणथम अरे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, जल्दी बताइएगा। सवाई माधोपुर में है, जो है अपने पूछा जाए टाइगर प्रोजेक्ट 1973 के अंदर चला था, ये आपको याद होना चाहिए। स्थापना जो है इसकी 1955 के अंदर हुई थी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, रणथंभौर जो है वो आपका सही है। अभ्यारण्य का दर्जा, अभ्यारण्य का दर्जा जो है वो 1955, और नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा था नेशनल पार्क, वो 1980। ये आपको याद रखना है। सरिस्का क्यों प्रसिद्ध है? सरिस्का हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। हरा कबूतर, कबूतर जा साजन के देश, ले जा तू संदेश। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक इनमें से ऐसा है जो बिल्कुल सही है, बाकी सारा का सारा गलत है। जगह कौन बतावे? हाँ बताओ। एक प्रश्न आता है, सरिस्का अलवर में है,
बाकी रणथम और ये हम पढ़ कर गए, तीनों के तीनों यहाँ गलत है, तो सही क्या हो जाएगा, केवलादेव। यहां पर प्रश्न क्या आता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, क्या कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। जो सलीम अली है, डॉक्टर सलीम अली, जिसे बर्डमैन कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली की कर्म भूमि, उन्हें क्या कहते थे, डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग। पक्षियों का स्वर्ग जो है दक्षिणी अमेरिका को भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। पक्षियों का स्वर्ग अभयारण्य दक्षिणी अमेरिका, उसे भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है साइबेरियन सार्स आते हैं, तो ये जो केवलादेव है वो किस लिए प्रसिद्ध रहा है राजस्थान में, साइबेरियन सार्स जो है उनके लिए प्रसिद्ध रहा है। प्रवासी पक्षी जो है उनकी शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है। रामसागर वन्य जीव अभयारण्य है, रामसागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, धौलपुर में, प्रतापगढ़ में, भरतपुर में, या आपका उत्तर क्या हो सकता है, हाँ शाबाश, जोया जांगिड़ जी, वंशिका हाड़ा, परवीन काबा, दिनू बिश्नोई, तालवा दो, झनकार उठवा दो, नागौरी नाचवा दो, फटाफट दे फटकार और जल्दी जल्दी बताओ उत्तर। धौलपुर। अब बिट्टू बोल रही है कि बी प्रतापगढ़ सी, भाई प्रतापगढ़ के अंदर तो सीता माता पड्डा, हाँ सीता माता अभयारण्य, प्रतापगढ़ जो है इसके अंदर तो सीता माता अभयारण्य पढ़ा जाता है। आपसे पूछा जाए रामबाग पूछ ले, केसर बाग पूछ ले, वन विहार पूछ ले, तो आपका उत्तर धौलपुर है, रामबाग, वन विहार, केसर बाग। अब एक बात बताऊं मथन, केसर बाग की छतरी बूंदी में, चार बाग की छतरी कोटा में, केसर बाग अभयारण्य धौलपुर में, पार्वती बांध धौलपुर में, दमोह जलप्रपात कहाँ है कमेंट करके बता देना। और सीता माता अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध रहा था, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता था ये उड़न गिलहरी के लिए, सबसे ज्यादा पूछा गया उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान में कौन सा प्रसिद्ध है, तो वह सीता माता अभयारण्य है। और उसके बाद भरतपुर के अंदर केवलादेव तो पढ़ के ही आए अपने। उसके बाद यहाँ पर जो है बंद बारेठा अभयारण्य है, जिसे परिंदों का घर कहा जाता है। भरतपुर में क्या है, बंद बारेठा, इसे क्या कहते हैं, परिंदों का घर कहा जाता है, परिंदों का घर कहा जाता है। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में है, यहां पर बीबी जरीना का मकबरा है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर्सन, अरे आपका उत्तर यहां धौलपुर हो गया। फिर बता देता हूं, संडे स्पेशल होने वाला है, कुछ खास जो इस लगातार 3 क्लासेस में विद्यार्थी जुड़े और उन्होंने मांग उठाई, जी थारो कोर्स बहुत महंगो है, कोई बात नहीं, महंगो है तो भाई मेहनत भी बहुत करा, ठीक है, एक एक चीज रटावा याद करावा, तो उसके लिए हमने फिर सोचा चलो एक दिन तैयारी कर लो ऐप पर। सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे से शुरू होगा, सिर्फ प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए है। वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि नंबर उनका पहले पड़ जाए। ये नंबर यहाँ लिख रहा हूं मैं, साफ साफ शब्दों में दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो दोबारा बढ़िया तरीका हूं लिख दूं ताकि आपको डायरेक्ट ही वहां से जोड़ दिया जाएगा। सुबह 10 बजे से पहले पहले आपका मैसेज आ जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो 100 टावर कमी हुआ है, 2 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा, ठीक है, फिर मैं बंद कर दूंगा। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणियां कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है, कश्मीर हिमालय पूछा है, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है, जल्दी से बताइएगा कौन सी पर्वत श्रेणियां आती है कश्मीर हिमालय में, केवल 1, 2 और 3, या फिर 1, 3 और 4, केवल जो है आपसे पूछा गया है उपयुक्त सभी। तो आप पढ़ेंगे कभी, कश्मीर हिमालय जो है इसे एक नाम और भी दिया जाता है, इसे पंजाब हिमालय भी कहते हैं, पंजाब हिमालय। अब यहाँ पर जो नदी बहती है वो कौन सी है, सिंधु और सतलज नदियों का क्षेत्र है। कौन सी नदी बहती है यहाँ पर, सिंधु व सतलज नदी का
एक बात और बता देता हूं, इसकी जो बात करें ये कहां कहां पर फैला हुआ है, लद्दाख में आता है, जम्मू कश्मीर में आता है और हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। अब जो पंजाब हिमालय है इसको क्या है, दो भागों में बांटा गया है, कश्मीर हिमालय भी कह दो इसको, और इसको क्या कह दो, हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। पंजाब हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तो इसका उत्तर आपका आ रहा है ए नहीं है, उपयुक्त सभी, डी, क्या नंबर होगा? हाँ, चंद्रावत, चंद्रावत बहुत बढ़िया, गर्ग शाबाश बहुत बढ़िया, अनामिका मीणा बहुत बढ़िया, गजेंद्र शर्मा शाबाश। हाँ बिल्कुल। अब यहां पर हमने ये तो पढ़ दिया, अब आपसे पूछ लिया जाए कश्मीर हिमालय जो है इसी के अंदर पीर पंजाल श्रेणी जो पढ़ते हैं ना अपने, पीर पंजाब, पीर पंजार, पीर पंजाल है, पीर पंजाल, ठीक है। ये या अपने बात करते हैं कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर जिसे बोलते हैं ना अपने, अरे कालजा, क्या बोलते हैं, कालजा, ऐसे याद रखना, का जा पीर धोड़ा, कारजा पीर धोड़ा, ठीक है। तो कारजा, कारा, कराकोरम, कोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और आपसे पूछा जा सकता है धौलाधर जो भी इसी के अंदर शामिल आती है। यहां पर धुआंधर जलप्रपात याद मत कर लेना, ठीक है, धौलाधर याद रखना है। क्या याद रखना है? धौलाधर। तो ये सारी याद आ जाएगी, तो याद क्या करना है, कालजा पीर बार बार याद करना। नेक्स्ट, असुमेलित का चयन करें, असुमेलित का चयन करना है, कौन सा इसमें जो है असुमेलित है आपको बताना है। बिस्त दोआब व्यास व रावी के मध्य है, ताज दोआब चिनाब व झेलम के मध्य है, सिंध दोआब सिंध व झेलम के मध्य है, ठीक है। एक रचना या रेचना दोआब जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये आपके सामने है, ये रावी व चिनाब के मध्य है। अब आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है, बताओ। इंडिया नहीं, इनके नाम भी पूछे जाते हैं, वैदिक काल में नाम पूछे जाएंगे। रावी जिसे परुषणी कहते थे, झेलम जिसे वितस्ता कहते हैं, चिनाब जिसे अस्किनी कहते हैं, सतलज जिसे शतुद्री कहते हैं, व्यास व्यास जिसे विपाशा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। बिस्त दोआब जो है व्यास व सतलज के मध्य है, सतलज के मध्य, तो इसका उत्तर एक सही हो जाएगा। सिंधु जो है वैदिक सभ्यता की महत्वपूर्ण नदी होती थी, सिंधु वैदिक सभ्यता की महत्वपूर्ण नदी होती थी, और यहां पर सरस्वती जो है उसे पवित्र माना गया है। सरस्वती को जो है क्या कहा जाता था, सरस्वती को कहते थे, इसके साथ जोड़ लेना, ठीक है ना, सही इसका ये बड़ा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, रावी ना होकर सतलज नदी, ठीक है। सरस्वती जो है उसे नदी तमा कहते थे, क्या कहते थे, नदी तमा कहा जाता था। असम में मानसून पूर्व वर्षा काल वैसाखी को किस नाम से जाना जाता है, काल वैसाखी है उसे किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। ये उत्तर था। थर्ड ग्रेड की तैयारी करूं या सीईटी की जरूरत, दीपक राजस्थानी, जो भी पहला आवे, सीईटी पात्रता परीक्षा है, थर्ड ग्रेड भी थान पात्रता परीक्षा देनी है, सीईटी पास कर लोगा तो आगे वाला सारा एग्जाम दे सको हो, ठीक है। हाँ, और जो मन करे वो थे कर सको हो। काल वैसाखी, तो क्या है इसका? बी, काल वैसाखी, ये मैं आपको बता देता हूं, तो पश्चिम बंगाल है ना, वहां पर भी ये वैसाख के महीने में होती है। बताओ आपका उत्तर क्या है?
सी बिल्कुल बारदोली छीड़ा जिन्होंने बताया है वो बिल्कुल सही है। आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वी जो भारत है जहां पर चाय के लिए या चावल के लिए जो खेती लाभप्रद होती है, वहां पर जो वर्षा होती है पूर्वी भारत में, उसके अंदर जो है ये नार्वेस्टर कहते हैं उसको। ये किसके लिए? चाय, जूट, चावल, इसके लिए लाभदायी है, ये आपको याद रखना है। और चेरी ब्लॉसम जो है वो केरल एवं कर्नाटक में फूलों वाली बौछार के रूप में होती है, केरल व कर्नाटक में। ठीक है, केरल व कर्नाटक के अंदर जो है बरसात होती है। जो कॉफी के जो फल होते हैं, ठीक है, कॉफी के जो, अरे फल क्या, कॉफी के जो फूल होते हैं उनको जो सुखाने के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है उसको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम। यानी कॉफी के फूलों के लिए उपयोगी, तो इसको कह देते हैं फूलों वाली बौछार। चेरी ब्लॉसम क्या बोल देते हैं? फूलों वाली बौछार। ठीक है, काल वैसाखी के नाम से अगर पूछा जाए ना तो वो पश्चिम बंगाल भी आपको याद रखना है। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। कलकत्ता जो है वो सुगली नहीं है, सुगली नहीं है, वो है, अरे सुगली नहीं है, उसके लिए आपको याद करना है हुगली है, हुगली है। कहाँ है? हुगली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, असम में इसको स्थानीय भाषा में काल वैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? आपसे पूछा जाए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो आपको उत्तर बताना है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अरावली पर्वत श्रृंखला पर, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। हो सकता है कि आपको नहीं आए, कोई बात को नहीं, सीखोगा जना यासी नहीं। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में अति सघन वनावरण का प्रतिशत है भारत में, बताइएगा इसका उत्तर क्या है? 2.4 नहीं, 3.0 क्या प्रतिशत? अच्छा, आप पहले वाले का 2.4 बता रहे हो क्या? बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। निम्नलिखित में से आपके सामने बताना है कौन सा कथन जो है वो यहां पर सत्य है, जल्दी से बताइएगा। कौन सा कथन सत्य है? डी, दिनू बिश्नोई, सोनिया सोनिया, सोनू वर्मा, जी के फैक्ट्स डी। इंडिया जी के पढ़ा नहीं रहने का कोई बात को नहीं, रोज पढ़ांगा आप याद हो जासी। इसमें दोनों ही सही है, 1 और 3 दोनों ही सही है। भारतीय कृषि उत्पादन में कमी का कारण है, भारतीय कृषि उत्पादन में वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं, ऋणग्रस्तता, व्यापक अल्प रोजगारी, भूमि सुधारों की कमी। जहां पर मुझे ऐसा प्रश्न आता है तो वहां पर ऑल ऑफ दीज अगर लिखा हो तो बस सबसे पहला बठैया पाने क्लिक करना है, इसका मतलब उपरोक्त सभी। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? इस्पात कारखाने जो है उनका कौन सा समूह है जो स्वतंत्रता के बाद जो है बनाया गया था? बताइएगा। स्वतंत्रता बाद भिलाई, दुर्गापुर, भद्रावती, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, ये आपको बताने हैं। सोना। अब देखो इसमें क्या होता है, राउर केरला जो है वो उड़ीसा के अंदर है, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़। ये स्थान पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। भिलाई छत्तीसगढ़ है, राउर केरला जो है वो उड़ीसा में है, और दुर्गापुर जो है ये है पश्चिम बंगाल में। तो ये आपको याद रखना है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये आपको बताना है। यूरेनियम और थोरियम नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले खनिज हैं।
यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शैलों में नहीं पाए जाते हैं। थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र की पुलिन बीच की बालू में मोनोजाइट एवं इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। विश्व के सर्वाधिक समृद्ध मोनोजाइट तमिलनाडु, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो देखो बहुत ही कठिन प्रश्न है थारे लिए। तो इन आपा ने सही कथन पूछा है ऊर्जा के संदर्भ में। तो इसके अंदर है यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शैलों में नहीं पाए जाते, एक तो यह बात, और एक है विश्व के सर्वाधिक मोनोजाइट तमिलनाडु, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यह बात। केवल 2 और 4। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल जो है 2 और 4। हाँ, देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? जल्दी से बताइएगा, आसान सा प्रश्न है। हो तो संयुक्त राज्य अमेरिका या संयुक्त राज्य अमीरात, ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, हांगकांग या चीन, दोनों देशों के मध्य आज अपने बात करते हैं भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य 2 बिलियन डॉलर से भी अधिक का व्यापार चलता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका। उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं? जल्दी से बताओ, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग क्या होते हैं? आपका अच्छा प्रश्न हो सकता है। शब्द, शब्दांश, पद, अक्षर। आप लोगों ने जैसे उपसर्ग कभी पढ़े हो, प्र, प्रा, परि, उप, निर, निस, दुर, दुस, प्र, प्रा, परि, उप, निर, दुस। ठीक है, या अन्य अपने बात करते हैं इसके अंदर बी, नी, सु, जो ये मतलब कि उपसर्ग होते हैं। ये क्या करते हैं? उपसर्ग जो है वो शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द से पूर्व, यानी पूर्व का मतलब पहले जुड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? शब्दांश। उपसर्ग जो है मूल शब्द से पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, पहले जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं। तो अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ किस शब्द में ए उपसर्ग नहीं है? वह कौन सा उपसर्ग है जिसमें ए उपसर्ग नहीं है? आपके सामने अभ्यय, अक्षर, आचार, अगण्य। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि किस में जो है ए उपसर्ग नहीं है। भाई इनमें से ए उपसर्ग को हटा के देखो, है, शर, चार, गण्य, तो आपको याद होगा। यहां पर ममता चौधरी ने सबसे पहले बताया, बहुत बढ़िया। आचार जो है इसमें ए उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा ऐसा जो है उसके अंदर उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग नहीं हुआ है, यह आपको बताना है। अब हम बात करें, देखो स्वच्छता, सु, धन, अच, धन, ता। ठीक है, स्वच्छता। सावधानी, तो क्या में लिखेंगे? स, धन, औ। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है, यहां धानी ई की मात्रा को अलग करना है। ठीक है, धान लिखोगे और उसके बाद में ई लिखेगो, ताकि ये प्रत्यय हमारे पास में आ जाए। ठीक है, अनुचितता, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे अपने? अन लिख दिया, फिर चित, फिर ता, ये रह जाएगा। अब यहां पर प्रायण में अगर बात करें तो प्रायण में एक ही बात है, केवल उपसर्ग है। क्या है? पर, धन, अयन। तो यहां पर क्या है? केवल उपसर्ग है, केवल उपसर्ग है। ये आपको याद करना है, ठीक है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रायण में, और ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, परा उपसर्ग निर्मित कौन सा पद नहीं है? परा उपसर्ग से निर्मित कौन सा पद नहीं है? जल्दी से उत्तर करके कमेंट करके बताइएगा। पर, धन, अयन। मनोज गर्ग वो नया सही कर ले भाया, ठीक है? हाँ, मैं भी बाद में कर लियो। ठीक, बहुत बढ़िया। सालासर बालाजी महाराज की कृपा से प्रणाम, प्रणाम बोलो सालासर बालाजी महाराज की
जय हो। हाँ, पराधीन, पराधीन के अंदर पर उपसर्ग निर्मित कौन सा पद नहीं है? इसके अंदर परा लिखा हुआ है ना, तो याद रखना ये पर धन अधीन आएगा। क्या आएगा? पर धन अधीन जो है इसे हम क्या बोलेंगे? पराधीन बोलेंगे। हार शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए कि उसका अर्थ द्वारपाल हो जाए? कितना अच्छा प्रश्न है। अब देखो इनके अंदर हमको क्या याद करना है, देखो कुछ मत करो, इनके आगे अपने लिख लेते हैं, मैं लिख देता हूं, प्रतिहार, परिहार, विहार, आहार। अब देखो अगर आप राजस्थान की तैयारी करते हैं और राजस्थान में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार, तो यह आपका उत्तर कभी गलत नहीं हो सकता। बिहार का मतलब होता है भ्रमण। क्या होता है? भ्रमण। परिहार का मतलब होता है त्यागना, त्यागना। और प्रतिहार जो है इसका मतलब होता है द्वारपाल, द्वारपाल। और आहार का मतलब होता है भोजन। अब बताओ इन सब में हमने जोड़ा तो हमारा उत्तर क्या आ गया? प्रति। बहुत आसान है, आप करोगे ट्राई तो हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और बता देता हूं, गुर्जर प्रतिहार जो है इनको अरे अरब आक्रमणकारियों से हमारी सुरक्षा करने के कारण द्वारपाल कहा गया। तो प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ द्वारपाल होता है, ऐसा भी पेपर में आ जाता है। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर विशेष अर्थ प्रकट होगा? जय शब्द है, इनमें से कौन सा उपसर्ग जोड़े कि विशेष प्रकट हो, अरे विशेष अर्थ प्रकट होगा? तो अपने यहां पर बात करते हैं। विधन जय तो क्या हो जाएगा? विजय, भाई यही बनेगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कह दूं विधन जय हो गया, फिर पराधन जय, तो इसका मतलब क्या हो गया? पराजय। अब जय के बाद में अपने यहां पर बात करें अजय, प्रजय, तो इनमें से कोई अच्छा शब्द नहीं बन रहा। यहां पर क्या हो गया? किसने पूछा? विशेष अर्थ। विशेष अर्थ विजय, विजय का मतलब विशेष जीत, विशेष जीत। पराजय का मतलब हार। तो यहां पर हमारे पास में जो विशेष अर्थ आ रहा है वो हो जाएगा वी। हार को थोड़ी ना विशेष मानोगे आप, है? हार विशेष हो सके? ये तो विजय जो है वही विशेष होगी, तो वो आपको याद करना है। किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? कोई ऐसा शब्द है इनमें से जिसके अंदर अप उपसर्ग नहीं है? बोल गोगैन। संख्या आपकी ऐसे प्रश्न आते ही कम हो जाती है, मुझे बहुत बेहद दुख होता है कि आप लोग जो है पढ़ते क्यों नहीं है। अध्यापक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भर्ती आए चाहे नहीं आए सालों से मेहनत करते हैं, थे बरसाती मेंढक की तरह तैयारी मत करिया करो, पढ़ लिया करो। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अप उपसर्ग ना होकर अधन प्रोक्ष, तो कौन सा है? अ उपसर्ग इसके अंदर आपको याद करना है। ठीक है, प्राश्रित शब्द में उपसर्ग है प, प्र, प्र, प्रा। प्राश्रित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से बताइएगा। पर धन आश्रित, जैसे हम पढ़ कर गए थे स्वाधीन, वैसे ही आपको ये याद हो जाएगा। पर किस शब्द में परा उपसर्ग रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है? परा जो है वो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। परामर्श, पराक्रम, परावर्तन, पराध, बताइएगा। तो यहां पर हर उत्तर आओगे सी, पर धन, इसमें से ए निकल जाएगा तो इसको क्या बोल देंगे? ठीक है, ये हो गया डी ऑप्शन। किस विकल्प के शब्द में हम उपसर्ग रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है? हम जो है वो उपसर्ग रूप के अंदर प्रयुक्त नहीं हुआ है। हमाराज, हम सफर, हम वतन, हम राही, हम दम, हम लोग, हम उम्र, हम दर्द। आपका उत्तर क्या है?
ए गलत है, बी भी गलत है। अरे यहां देखो ना, हम लोग, हम जो यहां लिखा हुआ है लोग, भाई यहां पर आपसे पूछ लिया जाए हम लोग जो है, यहां से आपको प्रश्न बताना है कि हम लोग में ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। हम लोग में हम उपसर्ग नहीं है, इसमें हम उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग निर्मित शब्द नहीं है, इनमें से एक ऐसा शब्द है जो उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, आपको उत्तर बताना है। हाँ, देवकी नागोरा। आश्रय, आधिकारिक, अभ्यारण्य, अलंकारिक। तो आपको इसमें बताना है आश्रय है, आधिकारिक है, अभ्यारण्य है या अलंकारिक है, कौन सा इसके अंदर उत्तर होगा जो आपका सही उत्तर हो सकता है। लाडला सुसर का खाटू वाले का, देखो आधिकारिक आश्रय कैसे बनाएंगे, आधन श्रेय, ये तो हो गया भाई, है इसके अंदर तो अधि धन कार धन इक, इसके अंदर भी हमारे उपसर्ग आ रहा है। अब अभ्यारण्य में क्या होता है, ए धन भय धन अरण्य, अरण्य यानी जंगल को अपने कहते हैं, वन को कहते हैं। अब अलंकारिक में क्या आया है, अलम धन कार धन इक, ठीक है, क्या आएगा इसमें, अलम धन कार धन इक। तो यहां पर अलंकारिक के अंदर हमारे पास में उपसर्ग नहीं है, कार व इक प्रत्यय है। क्या है इसके अंदर, कार व इक प्रत्यय है, इसलिए यहां पर उपसर्ग नहीं है। तो ये हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, कार व इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कार व इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसके अंदर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का सही क्रम विन्यास है, वो आपको बताना है। संविधान की जो उद्देशिका है उसके अंदर, हाँ हो जाएगा, मनोज सैनी हो जाएगा। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन जिन्होंने बताया है वो बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। तो सही जो इसका जो युग्म है वो बताना है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42 में थोड़ी है, समान न्याय सबको बराबर बराबर, तो यानी अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44। कृषि और पशुपालन का संगठन, आपसे कोई पूछे कृषि और पशुपालन का संगठन, तो देखो कृषि को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बोलेंगे तो एग्रीकल्चर में ए आएगा, और ए मतलब एग्रीकल्चर में जैसे अपने लिखेंगे ना ए जी इस प्रकार, तो देखो ए से आपको याद कर लेना, यहाँ पर कृषि और एग्रीकल्चर के अंदर 8 में अरे कृषि और पशुपालन के अंदर क्या रखना है, 8 है तो ठाठ है, ठीक है। तो ये आपके पास में आ जाएगा कि कृषि और पशु, पशु में 4 पैर है और पशु होने पर ठाठ ही ठाठ है, ये आपको याद रखना है। ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो हम पढ़ते किसके अंदर है, ग्राम पंचायतों गठन अनुच्छेद 40 में। तो यहां पर डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन आपको पढ़ना है। अब हमसे पूछे नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के किस भाग में, 4 के अंदर है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये किसमें, भाग 4 में है। कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं भाई, आयरलैंड से ही एनी बेसेंट थी, आयरलैंड से ही नीति निर्देशक तत्व है, आयरलैंड से ही जॉर्ज थॉमस आया था। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो पढ़ते हैं वो आपके साथ में काम आएंगे। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था, यानी जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इनको क्या है कि सरदार स्वर्ण सिंह जी जो थे उनकी समिति की सिफारिश पर जो है इनको शामिल किया गया था, ठीक है। एक संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, सिफारिश लगी थी सरदार
कौन सिंह समिति की सिफारिश हाँ याद हो जैसी। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 1976 में। अब आपसे प्रश्न पूछे जाए मूल कर्तव्य जो है वो लिए कहां से गए हैं। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। कितने हैं? 11। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसको अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखे गए हैं? जल्दी से बताओ, मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? सी, तीसरे। तीसरे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया बोल दो, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोल दो, विधायी प्रक्रिया बोल दो, या सीधा ऑप्शन दे दिया मैंने चौथे में, यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं कार्यपालिका प्रक्रिया। बताओ क्या है इसमें से? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो आप बतानी है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। एक प्रश्न पूछा गया था, जम्मू कश्मीर जो है वो, वहां से धारा 370 को किस दिन हटाया गया था? अच्छा प्रश्न है, याद होना चाहिए। विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधान है। विधानसभा के अंदर बताओ। शक्ति, अधिकार, कृत्य या कर्तव्य? ठीक है, अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का जो है ये उल्लेख अनुच्छेद 175 में है। अब आपको बताना है शक्ति है, अधिकार है, कृत्य है या कर्तव्य है। बी नहीं, बिल्कुल सही है, बी है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से एक जो है वो सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 154, 55, 56, 63, जल्दी से बताइएगा। तो यहां पर दिखा है राज्यपाल की योग्यताएं। योग्यताएं जो है वो अनुच्छेद 157 में है। ये वाला सही नहीं है। ठीक है ना। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों का अवरोही क्रम में जो है आपको बताना है। ठीक, अवरोही क्रम। मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी। मांग फुल व्याख्या कर बताता हूं, लेकिन थारी संख्या जिया जिया कम हो रही है, बिया बिया फिर आपने भी जानकार उठ रहे चाल बा दो। अवरोही क्रम में मोहनलाल सुखाड़िया, फिर अशोक गहलोत, फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर हरदेव जोशी, ये आएंगे 1 4 3 2। राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यहां पर आपसे पूछा जाए विधायी अध्यादेश जो जारी किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा वो 213 में। विधायी अध्यादेश राज्यपाल द्वारा। तो यहां पर आपका उत्तर क्या आ रहा है? 167, बिल्कुल ये हो जाएगा। 400% पूछ ले, परामर्श दात्री की शक्तियां, अनुच्छेद 143। परामर्श दात्री की शक्तियां, अनुच्छेद 143 स्थान याद रखना है। या फिर अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई विधायी अध्यादेश। यहां 213 है ना, राष्ट्रपति जो जारी करता है, राष्ट्रपति वो अनुच्छेद 123 में जो है विधायी अध्यादेश जारी करता है। राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए अधिकतम, अरे अनुमत संख्या है, राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या क्या है? जल्दी से बताइएगा, इसका उत्तर क्या होगा? 160, खुशी यादव, बहुत बढ़िया, शाबाश। अध्यादेश, बिल्कुल।
प्रश्न पूछा गया था मुख्यमंत्री सहित जो है मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, 1+11 न्यूनतम जो है सब इंस्पेक्टर 2016 में आया था। ठीक है, हाँ, यहां आपका उत्तर हो जाएगा संविधान में निर्धारित नहीं है, डी होगा, ये तुक्को मार रहे हो। राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन कहां से कहां तक जो है शुरू की गई थी? राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन कहां से कहां तक शुरू की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट। इसकी ट्रेन का नाम बताना है आपको कमेंट करके, ट्रेन का नाम कमेंट में बताओ। राज्य की चौथी जंगल सफारी कहां शुरू की गई है? राज्य में चौथी जंगल सफारी आपने अभी स्टार्ट हुई है और याद रखना है माउंट आबू सिरोही में। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण जो पुरस्कार दिया गया है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया है। मलेशिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले देवराज सिंह शेखावत, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि देवराज सिंह शेखावत का जो जिले से संबंध है वो किससे? सीकर। भारत में पहली बार राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के वैज्ञानिकों ने भ्रूण प्रत्यारोपण से जन्मी घोड़ी के बच्चे का क्या नाम रखा है? तो आपको याद रखना है घोड़ी के बच्चे का नाम रखा था राज हिमानी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर ने किस भाषा को सीखने के लिए, अब ये तो फेमस हो गया था जब इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया था, तो आप बता सकते हैं एक ही भाषा जिसको सीखने के लिए लॉन्च किया था, मारवाड़ी। ये आपको याद रखना है। मैं फिर वापस बता देता हूं, प्रथम 100 विद्यार्थी जो तैयारी कर लो ऐप से जुड़ेंगे उन लोगों के लिए ऑफर रखा गया है, वो मुझे इस पर मैसेज कर अपनी सीट जो है ऑनलाइन की पक्की कर लेवे। ठीक है, और आज की क्लास कैसी रही ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक प्रश्न जो आपके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूं, ये आसान सा प्रश्न है, हो सके तो जवाब दे देना। क्वेश्चन है, कल बताए हुए में से पूछ रहा हूं, नहीं अलग से पूछ रहा हूं, ठीक है ना। मेरे को बताना है गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से दिया गया है? दो प्रश्न है, आसान से प्रश्न है, कमेंट करके दे बता देना। ठीक, ओके टाटा। क्लास थान चौखी लागी है तो जाता जाता एक काम हो लाइक वालों बटन और शेयर वालों बटन जरूर साथियां भेज दीजिए। और अगर थारी आई परफॉर्मेंस रही तो मन बड़ो दुख हृदय से साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मन थारी क्लास जो है बंद करके दूसरा टाबरा में पढ़ाना पड़ेगा। ठीक, थैंक यू। हाँ, जिसको भी चाहिए वो इस नंबर पर मैसेज कर देना। ये सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर बाद में दोबारा आप ये मत कहना कि फ्लैश सेल लाई जाए, क्योंकि अभी 1551 है। मैंने सोचा है कि जितने भी विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए या तो इसको आधा कर दिया जाए या थोड़ा सा 500-600 रुपया तो कम कर ही देगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। एकदम बिल्कुल सही है।